टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हमारे साथ स्टूडियो में। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम लोग मिलकर के कई सारे आपको टैक्स टिप्स बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्रेडिट कार्ड से दूसरों की खरीदारी आप करा रहे हैं, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा रहे हैं, तो आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है। आखिर क्यों, बताएंगे इस शो में। अगर आपकी आमदनी मोटी है लेकिन ट्रांजैक्शन छोटी है तो हो सकती है मुश्किल। ऐसे लोगों पर इनकम टैक्स विभाग की है पैनी नजर। और विरासत में अगर आपको सोना चांदी मिला है तो टैक्स की देनदारी बनती है क्या, बनती है तो कैसे बनती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात क्रेडिट कार्ड की। अक्सर आपके पास अपने दोस्तों का, यारों का फ़ोन आता होगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है क्या, तो भाई क्यों, तो फलाना फ़ोन लेना चाहता हूँ, उसमें इस क्रेडिट कार्ड पे विशेष ऑफर चल रहा है, सो आप करोगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो आप भी सोचते होंगे कि अच्छी बात है, उसको फ़ायदा होगा और साथ में मुझे कुछ कैशबैक मिल जाएगा, कुछ हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप भी क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। ठीक है, मेरे क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर लो। बात यहाँ तक ठीक है, दोस्त भी खुश, आप भी खुश, और क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन ही बढ़ गया। लेकिन ये जो है ना आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। आखिर कैसे, गौरी ने इस पर खास रिसर्च करके लाया। गौरी, ये क्या माजरा था, समझाइए। देखिए लक्ष्मण, अक्सर हमने देखा है कि लोगों के पास आजकल क्रेडिट कार्ड कई तरह के होते हैं। हर कंपनी के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देती हैं और काफ़ी कैशबैक्स भी देती हैं। तो आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को अगर कुछ प्रोडक्ट लेना है, उनके पास जिस क्रेडिट कार्ड पे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं या कैशबैक है और उनके पास उस कंपनी का, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बोल देते हैं कि आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दीजिए, कैशबैक भी मिल जाएगा, उनको रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं होता अपने नाम पे, पर्सनल नाम पे, या जैसे वो नौकरी करते हैं, जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा जैसे मोबाइल, लैपटॉप, जिस पे अच्छा खासा जीएसटी होता है, वो किसी के और जीएसटी पे लेके और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लेते हैं। इन दो तरीकों से आप किसी और का क्रेडिट कार्ड या किसी और के बैंक से पेमेंट करके अपना फ़ायदा करते हैं। काफ़ी लोग करते हैं, बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है और अक्सर लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये अरेंजमेंट रखते हैं। जो ये क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करने दे रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं, कैशबैक्स आ रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, आगे बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नाइदर केस आपके ट्रांजैक्शंस में वो रिपोर्ट हो रहा है। आप अपने क्रेडिट कार्ड पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा रही है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि आपके जो क्रेडिट कार्ड के खर्चे हैं या नॉर्मल आपके खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपकी इतनी इनकम नहीं है, कई केसेस में तो ऐसा देखा गया कि किसी की कोई शायद इनकम ही नहीं है बट क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उस पर खर्चा कर दिया, तो नोटिस आने के पूरे चांसेस हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपकी इतनी इनकम ही नहीं है तो आप ये खर्चे कहाँ से कर रहे हैं। तो उस केस में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग आप कोई और करेगा, लेकिन चूंकि क्रेडिट कार्ड आपका इस्तेमाल हुआ तो वो आपके खाते में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखेगा कि आपने इतना खर्चा किया है अपने क्रेडिट कार्ड से। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि वो खर्चा आपने किसी और के लिए किया है, वो आपके पैन में रिपोर्ट हुआ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये खर्चे आप कर रहे हैं, इसके हिसाब से आपकी इनकम कहाँ है, और अगर वो इनकम आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसमें मान लिया जाए कि किसी ने, चूंकि अब तो जो देख लिया वो तो करेंगे नहीं, लेकिन किन लोगों ने कर लिया और नोटिस आ गया, तो कैसे जस्टिफाई करें कि मैंने नहीं किया जी, भाई मेरे दोस्त ने किया है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रांजैक्शंस किस लेवल की हैं। बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, आप रिपीटेटिवली ये कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स का भी कर रहे हैं, रिलेटिव्स का भी कर रहे हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो गई हैं इसमें, आप इसको जस्टिफाई शायद नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो वो आपकी इनकम में ऐड कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके ऊपर इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी सब कुछ लगा सकता है। आपको ये इसीलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस रिलेट कर सके। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने नहीं कमाए उससे कहीं ज़्यादा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अब जो है ना, आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी को देते हैं इस्तेमाल करने के, तो इस चक्कर का ध्यान रखिएगा। बाद में ये मत कहिए कि मैंने बताया नहीं। ये बहुत ही
कैशबैक थोड़े बहुत मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन इनकम टैक्स विभाग पीछे पड़ गया तो लेने के देने आपको पड़ जाएंगे, तो इसका ध्यान। लेकिन एक चीज़ और गौरी, आपने कहा कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, कई लोग चूंकि टैक्स कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है तो जीएसटी नंबर किसी से लेके देते हैं। चलो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ घर के लिए, तो किसी का जीएसटी नंबर ले लिया, उसके नाम पे दे दिया। कोई फ़ोन महंगा ले रहा है, लैपटॉप महंगा ले रहा है, तो उसमें जीएसटी नंबर दे दिया किसी का, ताकि टैक्स का बेनिफिट वहाँ पे मिल जाए। तो ये कैसे नुकसानदेह है, किसके लिए नुकसानदेह? ये तो लक्ष्मण सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप ये सोचिए कि जिसके पास जीएसटी नंबर है वो अगर साल की सपोज करिए 40 लाख की रेवेन्यू पे है और वो 5 से 10 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं। अब वो इतने सारे खर्चे अगर किसी और के लिए कर देते हैं, और ज़्यादातर देखा गया स्पेशली जब लोगों को एप्पल प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, आईफोन लेना होता है, मैकबुक लेने होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इनमें अगर आप जीएसटी का बेनिफिट ले लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से जीएसटी नंबर मांगते हैं और कई लोग दे भी देते हैं। अब आप सोचिए कि आपके पास जीएसटी नंबर है, आपका एक पर्टिकुलर रेवेन्यू है, उसमें आप अपने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो जेन्युइनली आपको क्लेम करने हैं, ऊपर से आप ये एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो आपके एक्चुअली बनते नहीं है, बट ये एक हाई वैल्यू अमाउंट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जीएसटी में भी आपको अगर कभी भी नोटिस आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ना तो वो एसेट आपका है, ना वो आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, और ना ही आपके पास वो होगा, क्योंकि वो तो आपने आगे फ्रेंड को दे दिया क्योंकि वो फ्रेंड के लिए खरीदा था। कई लोग ये गलती भी करते हैं कि फ्रेंड के ही नाम पे ले लेते हैं, सिर्फ अपना जीएसटी नंबर दे देते हैं, या अपने बैंक से ट्रांसफर करते हैं, नाम उनका दे देते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो खबरें पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट आईसी का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा, तो इसी का एक बड़ा वर्जन है, कह सकते हैं। बिल्कुल, और लक्ष्मण मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पे किसी की भी टैक्स चोरी इस तरह से इंटेंशन नहीं होती, लेकिन किसी से सुना कि हमने जीएसटी बचा लिया इस तरह से, उनको लगता है हम भी बचा सकते हैं, और बचा नहीं रहे हैं, आप कायदे से टैक्स चोरी कर रहे हैं। टैक्स चोरी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है हम बचा रहे हैं। ओ भाई साहब, तो इसका ध्यान रखिएगा, किसी का जीएसटी नंबर अपने इनवॉइस पे चढ़ा के टैक्स बेनिफिट का फायदा मत उठाइएगा। ये दरअसल टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा रहे हैं, टैक्स बचा नहीं रहे हैं, दरअसल आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और जो जीएसटी नंबर दे रहा है वो भी टैक्स चोरी में शामिल है। तो आप बाद में पकड़े जाएंगे, जिसका जीएसटी नंबर ले रहे होंगे वो पहले पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की बात गौरी ने यहाँ बताया है। ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कई सारे फोन कॉल से इस बीच आ चुके हैं। चलते हैं पुणे, जहाँ से नवीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है हाँ रिगार्डिंग जैसे सेवरेंस पैकेजेस मिलते हैं ड्यूरिंग ले ऑफ्स, उसमें कुछ 12-15 महीने की सैलरी दी जाती है, एंड अगर वो सैलरी इस साल में दी जाती है बट सैलरी विल फॉल फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में इनकम टैक्स का कोई रूल है जिसके अंदर हम ये टैक्स सेविंग कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा मेथड है जिससे हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं? आई होप माय क्वेश्चन इज क्लियर। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब किसी की नौकरी जाती है तो कंपनी कंपनसेशन के तौर पे 16 महीने 18 महीने की जो सैलरी देती है, दरअसल सैलरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बदले दी जाती है। आपने काम तो नहीं किया, लेकिन सैलरी आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की अभी दे दी जाती है एक कंपनसेशन के तौर पर। क्योंकि सैलरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बदले होती है, पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में आ चुका होता है, तो टैक्स इसी फाइनेंशियल में देना होगा। उसको बचाने का कोई तरीका है क्या गौरी? इंटरेस्टिंग पॉइंट। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, और बहुत संवेदनशील भी है, क्योंकि जिसकी नौकरी गई उस पर आप टैक्स भी लगा रहे हैं, वो भी, और आप उनको सैलरी 12 महीने से ज्यादा दे रहे हैं, तो कायदे से 12 महीने की इस साल और बाकी की अगली साल होगी तो आपका टैक्स कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सैलरी के केस में जो इनकम टैक्स रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि सैलरी अगर आपकी ड्यू हो गई या आपको मिल गई, जो भी पहले हुआ उस साल में हम उसको टैक्स कर देंगे। तो चाहे आपकी ये जो सैलरी है कुछ इसमें से पार्ट आपका अगले साल का है, लेकिन क्योंकि आपको ये इसी साल में मिल रही है तो एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको इसी साल इस पे टैक्स देना होगा। और आपके जो एम्प्लॉयर है
वो मेरे हिसाब से आपको पूरा फॉर्म 16 जो देंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे, जिसमें वो पूरे की पूरी पेमेंट आपकी दिखाएंगे कि ये सैलरी आपको मिली है। इसमें आपके पास अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपके पास एक रास्ता है, आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं कि वो इसको किस तरह से दिखा रहे हैं। कुछ प्रोविजंस होते हैं लॉ में जहाँ पे टैक्स कम लगता है या कुछ एग्जेम्पशन होती है, जैसे आपने कई सालों से वहाँ पे अगर आप नौकरी कर रहे हैं आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जॉब छोड़ने पे टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकती हैं। आप अपने जो भी आपको एफएनएफ मिल रहा है उसके अंदर उसका कंपोनेंट अगर डलवा लेंगे तो टैक्स थोड़ा सा बच जाएगा, लेकिन अगले साल में मुझे नहीं लगता कि आपका एम्प्लॉयर उसको दिखाएगा। और अगर इस साल में पेमेंट आ गई है तो आपको इसी साल में दिखानी होगी, अदरवाइज वो इनकम टैक्स लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा और आपका एम्प्लॉयर भी जिस तरह से फॉर्म 16 देगा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे दिखाना है। नवीन जी क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन है, फॉलोअप क्वेश्चन है, 1010E करके एक डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हैं, देयर वी कैन शो सम अमाउंट टू बी पेड इन लिeu ऑफ नेक्स्ट ईयर, कैन वी टेक दोस इनटू नेक्स्ट ईयर, उसको अगले साल में दिखा सकते हैं? देखिए, अगर आपको इस साल में सैलरी मिल गई है, अकाउंट में आ गया है, तो आपका इस साल में वो टैक्सेबल हो गई है, क्योंकि आपका विचएवर इज अर्लियर रूल अप्लाई करता है। अगर इस साल में आपको सैलरी मिली है आपको इसी साल में दिखानी होगी, या इस साल में ड्यू हो गई है तो भी आपको इसी साल में दिखानी होगी। तो सैलरी के केस में विचएवर इज अर्लियर का रूल होता है, जल्दी से जल्दी आपको टैक्स पे करना होता है, अगले साल तक सैलरी के केस में आप नहीं जा सकते। ये जो फॉर्म की बात करो वो क्या माजरा? जो वो फॉर्म है आई थिंक वो एम्प्लॉयर ने मांगा होगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल करने के लिए कि आप अगले साल के लिए कर रहे हैं, बट एग्जेम्पशन उसमें कुछ नहीं मिलेगी। अच्छा, उसमें एग्जेम्पशन आपको कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं सोच रहा था जब आप कह रही थी कि आपको सैलरी दी गई रिट्रेचमेंट के टाइम में कि ठीक है आपको 18 महीने 16 महीने की सैलरी देते हैं, यही सोच के एम्प्लॉयर देता है कि अगले 16 महीने तक शायद आपकी नौकरी नहीं लगी, तब तक आपके पास जीवन यापन करने के लिए पैसे हों। अब आप उस पर टैक्स ले रहे हैं, नहीं मिली नौकरी तब तो इनकम टैक्स वापस करेगा नहीं। देखिए, ये तो नाइंसाफी है। ये इसमें तो एम्प्लॉयर आपका कुछ नहीं कर सकता, ये तो एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ सोचिए थोड़ा सा रैशनल हिसाब से कि जब नौकरी थी तब तो आपने हमसे टैक्स ले लिया और नौकरी चली गई तब भी आप टैक्स जो पैसे मिले। लक्ष्मण, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं से भी छूट नहीं देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने टैक्स से मतलब है। वालों, अगर आप सुन रहे हैं तो इसको जरूर गौर करिएगा, किसी की नौकरी जा रही है उसके एवज में एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। मेरे विचार से टैक्स तब लगाई जब उसको उस दौरान कोई नौकरी मिल गई हो। नौकरी नहीं मिली तो कम से कम यहाँ तो मदद कर दिए, ठीक है भाई आपकी नौकरी नहीं मिली है, कॉम्पनसेशन जो मिला इस पर हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। ये तो बड़ा ज्यादती हो जाएगी, तो नौकरी भी चली गई, नौकरी मिली भी नहीं, बेरोजगार रहा है, ऊपर से इनकम टैक्स भी आप चुका रहे हैं। ये तो गलत बात है। खैर, अब नियम है तो नियम है, नियम के खिलाफ तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं। नियम बदल दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो शायद कुछ राहत में, लेकिन फिलहाल जो गौरी ने समझाया और कानून यही है, इसका आपको पालन करना है। चलता है नासिक, जहाँ से धीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है? गौरी जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, मेरा क्वेरी था कि अगर कोई एनआरआई रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, तो अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको फॉर्म 26Q भी रहेगा या कुछ दूसरा फॉर्म भरना है? देखिए, अगर कोई एनआरआई प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज कर रहा है तो वो किसी अगर रेजिडेंट से कर रहा है तो हम ये देखते हैं कि जो सेलर है वो रेजिडेंट है क्या नॉन रेजिडेंट है। अगर जो सेलर है वो रेजिडेंट है तो उनके ऊपर रेजिडेंट वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे, चाहे बायर नॉन रेजिडेंट हो। तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो 1% टीडीएस काटेंगे, क्योंकि सेलर जो है वो रेजिडेंट है। और जो आपने फॉर्म बोला 26Q भी, वो ही फॉर्म जो स्टेटमेंट कम चालान फॉर्म होता है वो भरना होगा उन नॉन रेजिडेंट को, और सेलर के अकाउंट में पैन में उस टीडीएस को जमा कराना होगा। जो रूल बेसिकली हम देखते हैं वो हम इस नज़र से देखते हैं कि जो सेलर है वो कौन से रेजिडेंशियल स्टेटस का है। अगर आपके केस में जैसे आपने कहा कि नॉन रेजिडेंट खरीद रहे हैं रेजिडेंट से, तो यही पूरा रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपके जो नॉन रेजिडेंट है वो खरीद भी नॉन रेजिडेंट से रहे हैं तो रूल्स चेंज हो जाते हैं, उसके ऊपर नॉन रेजिडेंट के रूल्स लगते हैं, उसमें रेट भी ज़्यादा होता है और उसमें टीडीएस इन एनी केस कटता है, वैल्यू के बिना देखे कितनी भी वैल्यू हो उस पर टीडीएस कटना होता है। तो अगर आपके केस में रेजिडेंट है सेलर तो आपको 26Q भी 1% टीडीएस अबव 50 लाख आपको डिडक्ट करना होगा। धीरज जी कोई कंफ्यूजन?
चलिए, उम्मीद करता हूँ धीरज जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और ऐसा करते हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपकी आमदनी है मोटी लेकिन ट्रांजैक्शन है छोटी तो आ सकती है बड़ी मुसीबत। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और टैक्स से जुड़े आपकी उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल नहीं, उससे पहले एक मुद्दा जो कई लोग चर्चा भी करें, तो आप भी पहले चर्चा कर रही थी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी तो अच्छी खासी होती है लेकिन वो बैंक से ट्रांजेक्शन करने बड़े कतराते हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन बड़े कम होते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये भी देखता होगा कि आपके पास पैसा इतना आ रहा, खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ तो खर्च करना चाहिए। बिल्कुल, यही लॉजिक है इसके पीछे लक्ष्मण। अब आप देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि आपके पास बैंक में पैसा है, आपकी इनकम है अच्छी खासी, आप रिटर्न भी भर रहे हैं और टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ना आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं, ना आप यूपीआई से या डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। अब इसमें दो केसेस ये हो सकते हैं कि पहला, आपको नोटिस ही इस वजह से आता है कि आपकी इनकम तो इतनी है लेकिन आप खर्चे नहीं कर रहे, तो आप ये बताइए कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको नोटिस आया किसी और वजह से, स्क्रूटनी में आपका केस आया और आपसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी इनकम इतनी है लेकिन आपके खर्चे नहीं है, तो आप घर कैसे चला रहे हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आप ये खुद सोचिए कि अगर आपकी इनकम है और खर्चे नहीं है तो कोई भी यही समझेगा कि आपकी कहीं और से कोई इनकम है जो शायद आपने रिपोर्ट नहीं की है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये देखा गया है कि ये नोटिसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सैलरी है उनकी आती है और टीडीएस कट के उनकी पेमेंट्स आती हैं, बट खर्चे अगर रिपोर्ट नहीं हो रहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कोई और इनकम है जो उनका घर खर्च चला रही है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कल को अगर आपको नोटिस आता है या आपके ऐसा केस है कि आपकी इनकम है लेकिन खर्चे नहीं है, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आप जस्टिफाई करना चाहें तो कैसे बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमारा घर कैसे चलता है, या आपकी वाइफ की इनकम से या आपके हस्बैंड की इनकम से या पेरेंट्स की इनकम से, कहाँ हैं वो विड्रॉल्स जो आपका घर का रूटीन खर्च चलाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान आपको देना होगा। चलिए, तो आप इसको ध्यान में दीजिए कि अगर आमदनी आपकी ज़्यादा हो रही है तो खर्चा भी होना चाहिए। भाई, खर्चा तो करेंगे, जाहिर तौर पर आमदनी होगी, खर्चा नहीं करें तो मान के चला जाए कहीं और से आपको आमदनी हो रही जो आप दिखा रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ भी आपको बड़ा सतर्क रहना है। मतलब आमदनी हो तो इतना में खुश मत हो जाइए, खर्चा भी करते रहिएगा। खर्चा नहीं करेंगे तो भी मुसीबत आएगी, क्योंकि अब तक आमदनी मुसीबत है, अब खर्चा भी है मुसीबत है। लेकिन ठीक है, लॉजिकल है, इसको स्वीकार करना होगा। और इस बीच एक सवाल आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुसुम मालवीय जी जो कि अहमदाबाद से जुड़ चुकी है हमारे साथ। कुसुम जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, उनके अच्छा, बिहाफ पे। हाँ जी, कोई नहीं, आप बताइए क्या सवाल है? सर, मेरी जो आपका नाम क्या है? सासू जी है, उन्होंने हमको शादी के टाइम पे मतलब गोल्ड दिया हुआ था। आप अपना नाम बताइएगा। करीबन और 25 केजीज के करीबन उन्होंने चांदी दी थी और रजिस्टर्ड से उन्होंने हमको दिया हुआ है। अभी हमको पैसे की जरूरत है, तो हम उसको बेचेंगे तो हमको कितना मतलब कैपिटल गेन भरना पड़ेगा? इंडेक्स के मुताबिक भरना पड़ेगा या फिर हमको गवर्नमेंट के रूल्स के जो भी प्रॉफिट हुआ उसके भी हाथ पे हमको भरना पड़ेगा? प्लीज सर, इतना हमारा कंफ्यूजन है बहुत दिन से। नहीं, कोई सारा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। कुसुम जी ने मेल भेजा था। आप कुसुम जी के हस्बैंड बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ सर, और मैं सर आपका फॉलोअर हूँ। आपका नाम क्या हुआ? और मैं ट्विटर पे भी आपका फॉलोअर हूँ और आपकी हर चीज देखता हूँ और आपको कमेंट भी करता हूँ। ठीक है, तो ये बताइए, वो सोना जो चांदी जो गिफ्ट की उनकी माँ ने, उनके पास कहाँ से आया था? कुछ आइडिया है? खरीदे थे उन्होंने? वो मेरी सासू जी ने दिया था, शादी के टाइम पे उन्होंने दिया था, पर हम लोग ने जब मतलब उनके पास से लिखवा दिया था कि भाई आपने ये जो दिया है हमको, ये आपने सही किया, ये आपने सही किया। सीएनबीसी आवाज के दर्शक, टैक्स गुरु के दर्शक इतने समझदार होते हैं कि इन सब चीजों में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। हम लोग महान है सर, आप महान नहीं होंगे ना, हम महान कहाँ से होंगे? नहीं, आप लोग का सहयोग रहे। और आप खानदानी अमीर हैं। बताइए, उस जमाने में 5 किलो सोना, 25 किलो चांदी, उस टाइम में 1965 में उनके पिताजी ने उनको दिया था और मेरी शादी 2002 में हुई थी। तब उन्होंने फिर बाद में उन्होंने हमको वापस से, हम लोग को उनकी एक बेटी थी, उनको गिफ्ट दिया हुआ है। चलिए, और हम लोग को साल भी बता दिया, ये साल भी बता दिया आपने, अच्छा किया।
तो इस केस में जब आप गोल्ड इनहेरिट करते हैं कोई भी एसेट, जैसे आपको या शादी पे मिला या इनहेरिटेंस में मिला, और ये आपने बड़ा अच्छा किया, जैसे लक्ष्मण जी ने भी कहा कि आपने लिखवा लिया, विल थी या वैसे लिखवा लिया जैसे भी, तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि यह आपको शादी पे मिला था या इनहेरिटेंस पे मिला था। अब ये जो गोल्ड है, जब भी ये आपकी वाइफ को मिला होगा उस पर उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि लॉ ये कहता है कि इस केस में कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन जब वो इस गोल्ड को बेचेंगी और जो उसका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उनको टैक्स देना होगा। जितने पे बेचेंगी वो सेल वैल्यू होगी, और जो जितने पे खरीदा था, जिन्होंने खरीदा था सबसे पहले 1965 पे आपकी उनकी ग्रैंड मदर ने या मदर ने 1965 में वो रेट आपको लेना होगा। लेकिन 1965 क्योंकि बहुत पुराने सालों की बात है, तो इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर 2001 से पहले आपने खरीदा था तो हम 2001 की वैल्यू मान लेते हैं। अब 2001 की वैल्यू आपके पास ऐसे नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि 2001 में इसकी वैल्यू क्या थी। तो जितना भी आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है या जो भी एसेट है, उसको आप एक वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ले जाइए, उनको बोलिए कि इसकी वैल्यूएशन कर दें एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और वो जो भी उसका रेट निकाल के देगा आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा वो रेट आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए। अब इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया गया है गोल्ड पे, तो जितना भी गोल्ड आपने बेचा है उसमें से आप इस वैल्यू को माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा उसके ऊपर 12.5% से आप टैक्स दे देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है। और अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, और आपका ये सारा टैक्स बच जाएगा। तो इसमें चूंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए इनका सारा टैक्स बचेगा, अगर करते हैं। और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि उनके पास जिनके नाम पे, जैसे वाइफ के नाम पे होगा ये, तो उनके नाम पे एक घर से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए जब वो ये इन्वेस्टमेंट करें। जितना इन्वेस्टमेंट अगर पूरा इन्वेस्ट करेंगे तो सारा टैक्स बच जाएगा, कम करेंगी तो प्रोपोर्शनेट टैक्स बचेगा। तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं सेक्शन 54F में, अगर वो फुलफिल करती हैं तो टैक्स बचा सकती हैं। कब तक ये घर में खरीद लें तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा? अगर बेचने की तारीख से, अगर आप खरीद रहे हैं तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, और अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब अगर खरीद रहे हैं तो 1 साल पहले भी खरीद रहे हैं, मतलब खरीद लिए आप तब भी बेच सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आपने खरीद लिया घर, अब पैसे कहीं से इंतजाम कर लिया, अब पैसे देना है तो आप 1 साल के भीतर भीतर जो है खरीद करिए। और आपने सोना पहले बेच लिया, चांदी पहले बेच लिया, घर खरीद रहे हैं तो 2 साल के भीतर भीतर खरीदना होगा, घर खरीदना होगा। और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 साल के भीतर भीतर वो कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हो जाना चाहिए, और तभी आपका टैक्स। अच्छा, मान लिया कई लोग ऐसे भी होंगे, खैर इनका तो है कि ये घर खरीद रहे हैं, लेकिन कई लोग चूँकि दाम इतने बढ़ गए तो सोना बेच भी लेते होंगे, चलो मुनाफा कमा लेते, कुछ घर नहीं खरीदना, तो उस पर टैक्स जिम्मेदारी कैसे बनती है? उस केस में तो आपको टैक्स पे ही करना होगा। जैसे मैंने बताया, कैलकुलेशन जो मैंने बताई उसके हिसाब से 12.5% पे किया। उसके बाद आप उस पैसे को कैसे भी यूज करें वो आपकी कॉल है, क्योंकि आपने टैक्स पे कर दिया है, अब आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए जो मैंने तरीका बताया वो ये तरीका है, बट अगर आप टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद आप जो मर्जी करिए उस पैसे का, कोई पूछेगा नहीं। तो फिर टैक्स आपको कैपिटल गेन्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये सारा तरीका है, और उम्मीद करता हूँ सिर्फ कुसुम जी ही नहीं, बाकी लोग भी जो ऐसे काम कर रहे हैं, सोना चांदी बेच करके घर खरीद रहे हैं या फिर सोना चांदी बेच रहे हैं, कीमतें इतनी बढ़ गई, मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, टैक्स कैसे बचाया भी जा सकता है, गौरी ने बहुत ही बखूबी समझा दिया। गौरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और सवाल जब भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।